अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आफरीन ख़ान, लेकर के आई हूँ आपके लिए प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज के हमारे पहले सेगमेंट में हम आपको ले चलेंगे स्टाइल बाज़ार और आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी शख्सियत में लगा सकते हैं चार चांद और दिख सकते हैं एकदम स्टाइलिश और ट्रेंडी। और साथ ही साथ हमारे दूसरे सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से, जो एक अहम मौजू पे आपको बहुत सारी जानकारियाँ देंगे। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की, चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। जो ट्रेडिशनली टुकड़ियाँ जुड़ती थी, जो कलर्स उसमें जोड़े जाते थे, ये उसका गरारा है और इसको शादियों में ख़ास तौर से दुल्हनें पहनती हैं, चाहे मांझे में या रिसेप्शन में या कोई भी ओकेजन पे। इवन अगर रेड दुपट्टा और रेड वो है तो उसके साथ शर्ट के साथ निकाह में भी पहना जाता है। कितना फ़र्क पड़ता है कि अगर ग्रूमिंग उसी हिसाब से हो रही है बचपन से, तो बड़े होते होते जब वो 12th क्लास करके निकलते हैं तो बाकायदा काफ़ी चीज़ें उनको आ जाती हैं, अपनी जो कुछ भी उनके अंदर टैलेंट था उसमें काफ़ी निखर जाते हैं। नाज़रीन, हर खातून चाहती है कि वो एकदम स्टाइलिश और ट्रेंडी दिखे। इसी को ख्याल में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आते हैं माकूल जानकारियाँ कि कैसे आप अपनी पर्सनालिटी में चार चांद लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है आपके लिए ख़ास। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टुकड़ी के काम की। टुकड़ी यानी छोटे छोटे पीसेस, या जिसको कहेंगे कि चटापटी का काम भी कहते हैं। ये काम लखनऊ का ख़ास हैंडीक्राफ्ट है, जिसमें सिल्क के छोटे छोटे पीसेस को अलग अलग शेप में काटा जाता है और फिर उसको एक साथ जोड़ के उसका एक बड़ा सा फैब्रिक बनाया जाता है और फिर उस कपड़े के गारमेंट्स बनाए जाते हैं, जैसे गरारा, शरारा, साड़ी की बॉर्डर्स, दुपट्टे की बॉर्डर्स और बहुत सारी चीज़ें, शलवार। तो ये जो काम है ये लखनऊ का ख़ास ट्रेडिशनल काम है और ख़ास तौर से शादियों के गरारों में बहुत इस्तेमाल होता है। जैसा आप ये देख रहे हैं, ये टुकड़ी के काम का एक गरारा है जो कि छोटी गोट का है। इसमें आप देखेंगे ये स्केल जो है फ़िश स्केल, फिश मछली के जो बैक होता है उसके स्केल्स जो होते हैं उसकी शेप में कटा हुआ है और इसको लखनऊ में माहे पुश्त कहते हैं। माहे यानी मछली और पुश्त मतलब उसकी पीठ, तो माहे पुश्त इस टुकड़ी का नाम है। इसी तरह से बहुत सारी टुकड़ियाँ होती हैं, अलग अलग उसके डिज़ाइन के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसमें बहुत से सैम्पल्स हैं। ये जो लाइंस होती हैं इसको पड़ाखा कहते हैं, इसको सिंघाड़ा कहते हैं। जो आपके ये छोटे छोटे से जुड़े हुए हैं पीसेस, ये आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल पीसेस जोड़ के और इसका कपड़ा बनाया जाता है। इन ट्रायंगल्स को सिंघाड़ा कहते हैं क्योंकि ये सिंघाड़े की शेप में होता है। इसको नमक पारा कहते हैं, जो छोटा सा शेप में जुड़ा हुआ है। और माहे पुश्त हमने आपको ऑलरेडी बताया। इसी तरह से इसको लौज़ात कहते हैं या बर्फ़ी या डायमंड शेप, जो अंग्रेज़ी में होता है डायमंड शेप, उसको हिंदी में या उर्दू में लौज़ात कहते हैं क्योंकि ये बर्फ़ी की जो पीसेस कटे होते हैं वैसा देखने में लगता है। फिर आप ये देखें, जो लहर की तरह से जा रहा है इसको लहरिया कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये टुकड़ी वर्क का बहुत ही, जो ट्रेडिशनली टुकड़ियाँ जुड़ती थी, जो कलर्स उसमें जोड़े जाते थे, ये उसका गरारा है और इसको शादियों में ख़ास तौर से दुल्हनें पहनती हैं, चाहे मांझे में या रिसेप्शन में या कोई भी ओकेजन पे। इवन अगर रेड दुपट्टा और रेड वो है तो उसके साथ शर्ट के साथ निकाह में भी पहना जाता है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि इसी का बॉर्डर लगा हुआ है दुपट्टे पे और इसमें जो काम किया है ये प्योर चांदी का है। जो इसकी जरदोज़ी बनी है इसके ऊपर, वो प्योर चांदी की बनी हुई है और इसके जो गरारे के ऊपर वर्क किया हुआ है ये भी प्योर चांदी का वर्क है। तो ये एक ट्रेडिशनल कलर कॉम्बिनेशन था जो आज तक चलता चला आ रहा है और इसके अलावा बहुत सारे नए कॉम्बिनेशंस भी इस्तेमाल होते हैं टुकड़ी वर्क में। इसी तरह से आपको जैसा हमने दिखाया
कि आप जो ये देख रहे हैं डमी के ऊपर लगा हुआ है गरारा, इस गरारे के साथ में अंदर एक छोटी कुर्ती यूज़ की है और उसके ऊपर लंबी कुर्ती है जिसके ऊपर चिकन का काम बना हुआ है, साथ में उस पर मुकैश का काम बना हुआ है और गरारे पे और दुपट्टे के ऊपर जरदोज़ी का काम किया हुआ है। तो ये जो गारमेंट है ये पूरी तरह से आपका हैंडीक्राफ्ट का, बहुत ही रिच हैंडीक्राफ्ट का एग्जाम्पल है। जो ट्रेडिशनली हाथ से काम किए जाते हैं वो 4-5 तरह की क्राफ्ट इस एक गारमेंट के अंदर यूज़ की गई है और जो इसका कपड़ा है वो हैंडलूम सिल्क है, उसको भी हाथ से बुना गया है। तो ये पूरे इसको आप शादी में भी पहन सकते हैं, आप किसी की शादी में जा रहे हैं तो भी पहन सकते हैं, अगर आपको हेवी करना है तो इसको हेवी करके दुल्हनें भी पहन सकती हैं। इसी तरह इसके बहुत से कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं गोल्ड और ग्रीन, और इसमें डिफरेंट टुकड़ी जुड़ी हुई है। इसके साथ मैजेंटा दुपट्टा है, इसमें आप कलर येलो, मैजेंटा, पर्पल सब कलर्स कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो दूसरा वाला गरारा था उसमें माहे पुष्ट थी और इसके अंदर टुकड़ी जुड़ी है जिसको स्क्वायर शेप की होती है, इसको एक्चुअल टुकड़ी कहते हैं। इसी तरह से इसके और बनत होती है, जैसे बॉर्डर्स लगाते हैं या आप इसको पड़ाखों में यूज़ कर सकते हैं, जिसको कहते हैं पड़ाखे वाली स्ट्राइप्स में। और ये बॉर्डर्स जो हैं इसके ऊपर जो वर्क किया हुआ है, ये बॉर्डर्स कट के आपके गरारों के दुपट्टों के ऊपर, साड़ी के ऊपर और शलवार में नीचे, उस सब में लग सकते हैं। इसी तरह से आप देखिए कि ये पहले कपड़ा जोड़ा जाता है, आप इसको देखिए, और उसके बाद फिर इसके ऊपर वर्क होता है और फिर इस कपड़े से कोई भी गारमेंट बना दिया जाता है, चाहे वो गरारा हो या शरारा हो। आप इसका शरारा बना सकते हैं, इसका लहंगा बना सकते हैं, इसकी शलवार बना सकते हैं और आजकल इसके मॉडर्न कपड़े भी बनाए जाते हैं। इसी तरह से आप देखिए ये टुकड़ी है, इसकी जैकेट्स भी बना सकते हैं, इसको किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ख़ास लखनऊ की कारीगरी है, लखनऊ का हाथ का काम है जिसको टुकड़ी का काम कहते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रही थी कि ये गोल्ड और ग्रीनिश गोल्ड पिस्ता कलर है, उसके साथ ये मैजेंटा कलर है। तो आप देख सकते हैं ये कॉम्बिनेशंस कितने खूबसूरत लगते हैं टुकड़ी के साथ, और इसके साथ आप बहुत सारे दुपट्टे कलर्स अलग अलग पहन सकते हैं। इसी तरह आप अगर इसको देखें तो इसके अंदर शर्ट के बैक साइड में अंदर टुकड़ी का बॉर्डर दिया हुआ है जो कि लौजात कहलाती है, डायमंड शेप, और इसमें जो डिटेलिंग है वो बहुत ही फाइन होती है। आप यहाँ बटन्स में देख सकते हैं कि पाइपिंग में भी वही कलर कॉम्बिनेशंस यूज़ किए गए हैं, और इसके साथ साथ जो इसमें मुकैश हुआ है, जो कामदानी का काम हुआ है, उसका जो कलर है वो सिल्वर गोल्ड वैसे ही है जैसा आपके जरदोज़ी में हुआ है। और ये जरदोज़ी के साथ साथ बीच में चिकन का काम किया हुआ है जो कि थ्रेड से किया जाता है, और इसमें शर्ट में पूरा चिकन का काम बना हुआ है। तो इसमें बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, ये गारमेंट्स बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं। ये चटकते भटकते हुए आपको दिखाई नहीं देते कि उसमें बहुत से शीशे लगे हैं या बहुत सारा क्रिस्टल लगा है, लेकिन ये बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही नाजुक और नज़ाकत से बना हुआ काम है। और इसको जो लोग, जिनको तमीज़ है, जिनको समझ है हाथ के काम की, वो बहुत अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। और अगर आप ऐसा गारमेंट पहन के कहीं भी जाएं जहाँ पे आपको एक एलीट सोसाइटी में जाना हो, तो वहाँ पे लोग आपको ज़रूर रोक के पूछेंगे कि आपने ये कौन सी चीज़ पहन रखी है, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है। नाजरीन, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके कोई भी सवालात हैं जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाजरीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से, जो देंगे आपको एक अहम मौजू पे बहुत सारी जानकारियाँ। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाजरीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली।
नाज़रीन, आज के हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट टॉक में हम बात करने वाले हैं बच्चों में डिफरेंट एबिलिटीज़ के बारे में, जिसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट, जिनका नाम है तस्वीर ज़हरा नकवी। तस्वीर मैम, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। मैम, जैसे कि हम जानते हैं कि हर बच्चा अपने आप में ख़ास होता है, तो अगर अब हम बात करें डिफरेंट एबिलिटीज़ की, तो इससे हम क्या समझते हैं, ये आप हमें बताइए। आफरीन, बिल्कुल आपका आज का सवाल भी बहुत अहम है। आज के दौर में ये डिफरेंट एबिलिटीज़ यानी बच्चों के अंदर सलाहियतों का अलग अलग सलाहियतों का होना, कुछ बच्चों में कुछ सलाहियतें ज़्यादा होती हैं, कुछ बच्चों में कुछ सलाहियतें ज़्यादा होती हैं। इसमें किसी का कोई दखल नहीं होता है, ये कुदरत ने उनको दी होती हैं। उनकी प्रोग्रामिंग में कुदरत ने कुछ उनको ज़्यादा दिया है, किसी चीज़ में वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। ये तो उनके डीएनए में ही है, जिसे कहना चाहिए। हम लोग कई बार इससे पहले भी ये बात कर चुके हैं कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, सब बच्चे मुख्तलिफ हैं। हर घर में अगर 2 बहन भाई हैं, 3 बहन भाई हैं, तीनों बहन भाई बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। ये एक निज़ाम है कुदरत का कि सब बच्चों को अलग अलग सलाहियतें देकर भेजा है। इसी को हम लोग इंग्लिश में कह देते हैं डिफरेंट एबिलिटीज़ का होना। मैम, अब अगर हम बात करें तालीम की, तो किस तरह से ये मुतासिर होती है? अपने तजर्बे से मैं ये कह सकती हूँ कि तालीम के ऊपर इन डिफरेंट एबिलिटीज़ का बहुत असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि कुछ बच्चे बहुत तेज़ लिख लेते हैं ब्लैक बोर्ड से, या अगर टीचर आंसर लिखवा रही हैं या अगर टीचर पढ़वा रही हैं तो कुछ बच्चे बहुत तेज़ पढ़ लेते हैं, बहुत तेज़ लिख लेते हैं। कुछ बच्चे ये नहीं है कि वो पढ़ने में कमज़ोर हैं, लेकिन वो उनकी राइटिंग स्लो होती है। कभी कभी वो पढ़ने में इतने तेज़ नहीं होते, वो रीडिंग नहीं कर पाते इतनी तेज़। तो ये अगर ये लेकर चला जाए, अगर वहीं से अगर हम ये देख लें कि नहीं इस बच्चे में अच्छा होता ये है कि बच्चे अगर स्लो लिख रहे हैं तो फिर बहुत डांट खाते हैं। हम ये नहीं सोच पाते कि ये बच्चा तो प्रोग्राम ही इसी का है कि ये धीरे लिखेगा, इसकी तो प्रोग्रामिंग इसी तरह की है। बस यही आज का दौर यही बता रहा है कि आप सारी जो तालीम का निज़ाम है वो ऐसा हो गया है कि आप बच्चे को समझिए, माँ बाप भी बच्चे को समझें और घर टीचर से बच्चे को समझें, उनके हिसाब से सारी चीज़ें हो गई हैं। पहले का दौर ये था कि हम तालीम पर जोर देते थे, बच्चे को सेंट्रलाइज नहीं किया जाता था। आज का दौर ये हो गया, तो आज के जब हमने बच्चे को सेंट्रलाइज कर लिया है तब तो फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है इन डिफरेंट एबिलिटीज़ को समझना, क्योंकि इसका डायरेक्ट असर है तालीम हासिल करने में। मैम, अब अगर हम बात करें वालिदैन के रोल की, तो उनका कितना अहम किरदार होता है उनका हुनर पहचानने में, और किस एज में पहचानना चाहिए हुनर, कब पहचानना चाहिए, ये आप हमें बताइए। बेटा आफरीन, मैं तो यही कहूँगी कि टीचर्स से भी ज़्यादा वालिदैन, अगर वालिदैन बाखबर हैं, अगर उनके अंदर इतनी अवेयरनेस है, तो उनके ऊपर मतलब उनको सबसे पहले समझना है बच्चों की सलाहियतों को। क्योंकि टीचर के साथ तो 40 बच्चे हैं क्लास में, 50 बच्चे हैं आज के दौर में। मैंने बहुत जगह स्कूलों में देखा है 50-50 बच्चे हैं क्लास में। कहाँ तक वो समझ पाएंगी? एक ज़रा से एक पीरियड लेने के लिए गई, वो कहाँ समझ पाएंगी डिफरेंट एबिलिटीज़ को। लेकिन हाँ, वालिदैन के पास तो बच्चा 1 या 2 हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ये मुनहसिर है, उनके ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो देखें कि उनके बच्चे को क्या काबिलियत देकर भेजा है, क्या सलाहियत देकर भेजा है। उनको इतना अवेयर होना ही पड़ेगा आज के दौर में कि वो समझें कि हमारा बच्चा किस चीज़ में अच्छा है और कहाँ कौन सी उसके वीक पॉइंट्स हैं। हम उन गोशों को उसको ना जिद करें उभारने के लिए जो उसके वीक पॉइंट्स हैं, हम उस तरफ ध्यान दें जो उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जहाँ उसको कुदरत ने सलाहियतें दी हैं। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है वालिदैन के लिए। अब अगर हम बात करें हुनर को उभारने की, तो हर बच्चे की क्वालिटीज़ अलग अलग होती है, अपने आप में बच्चे ख़ास होते हैं। कुछ बच्चे लिखने में अच्छे होते हैं तो कुछ बच्चों का फैशन सेंस अच्छा होता है। तो इनकी क्वालिटीज़ को किस तरह उभारें उनके पेरेंट्स, ये आप हमें बताइए। अभी हम बात कर रहे थे यही कि अगर वालिदैन समझ लेंगे कि उनके बच्चे के अंदर कौन सी सलाहियत है, कौन सी वो कुदरती टैलेंट है, वो क्या उनके
कौन सी ऐसी एबिलिटी है जिसको जो और बच्चों में कम है, तो बहुत उनको उससे फ़ायदा पहुंचेगा। मिसाल के तौर पर कि जो अच्छे स्कूल हैं उसमें तरह तरह के क्लब्स होते हैं, उसमें उन बच्चों को इनरोल करा दिया जाता है और इसके हिसाब से टीचर्स उनको ट्रेनिंग देने लगती हैं, ये अच्छे स्कूल्स का। तो वालिदैन अगर समझ लेंगे तो जाकर कह सकते हैं कि हमारे बच्चे को राइटिंग क्लब में आप भेजिए, हमारे बच्चे को पोएम राइटिंग क्लब है। कहीं पर जो बच्चे ऐसे या प्रेसी अच्छी लिखते हैं, हम लोग उनको जर्नलिज्म वाला जो क्लब है उसमें भेज देते हैं। और यकीन मानो आफरीन, कितना फ़र्क पड़ता है कि अगर ग्रूमिंग उसी हिसाब से हो रही है बचपन से, तो बड़े होते होते जब वो 12th क्लास करके निकलते हैं तो बाकायदा काफ़ी चीज़ें उनको आ जाती हैं, अपनी जो कुछ भी उनके अंदर टैलेंट था उसमें काफ़ी निखर जाते हैं। और फिर उनको मौका मिलता है अगर, तो फिर आगे उनको उसी हिसाब से प्रोफेशनल कॉलेजेस मिल जाते हैं और वो ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं, क्योंकि वो तो है ही, बेंट है उनका, तो जो मेंटल बेंट है वो उसी तरफ था और वही उनका प्रोफेशन बन गया। तो इससे कामयाबी का यकीन बहुत हो जाता है। मैम, हमारी आज बात चल रही है मुख्तलिफ सलाहियतों पे। इस बारे में बातचीत हमारी यूं ही जारी रहेगी। तब तक के लिए अपने नाज़रीन को याद दिला दूँ, अगर उनके कोई भी सवालात हैं जिनके जवाब चाहते हैं वो हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका एक छोटे से वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी। तब तक के लिए कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ सलाहियतों के बारे में, तो चलिए अपनी बातचीत को यूं ही आगे बढ़ाते हैं। मैम, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो माँ बाप होते हैं वो अक्सर बचपन में बच्चों पे जोर डालते हैं कि वो अपनी पढ़ाई, अपनी तालीम को ज़्यादा जोर दें। उनकी कोई भी एबिलिटी, जो सलाहियतें होती हैं, उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देती हैं, जिससे बच्चों की शख्सियत पे बहुत असर पड़ता है। तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। आफरीन, ये भी बहुत अहम सवाल है। मैंने काफ़ी अरसे से, क्योंकि तालीम के फील्ड से जुड़ी हुई हूँ, तो मैंने ये महसूस किया है कि पहले के जो माँ बाप थे, आज से 20 साल पहले, वो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया करते थे कि क्या उनकी सलाहियतें हैं और उनको किस तरह के करियर बनाना चाहिए और किस तरह की तालीम हासिल करनी चाहिए। बस सिर्फ सारा जोर ये हुआ करता था कि ये तुम्हें करना है, ये करना है और बस अच्छे नंबर हासिल करने हैं। अब तो बहुत ही खुशी होती है देखकर कि माँ बाप काफ़ी अवेयर हो गए हैं और वो इस बात को लेकर चलते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको पता चले कि उनके बच्चे के अंदर क्या सलाहियतें हैं। मैं देखती हूँ कि माँ बाप अब अगर उनके अंदर जो भी सलाहियत है तालीम के साथ साथ, वो चाहते ये हैं कि वो भी उभरे। मैंने बहुत से माँ बाप को देखा है कि अगर उनके बच्चे के अंदर म्यूज़िक का शौक़ है और वो अच्छे हैं म्यूज़िक में, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक में ख़ास तौर से, तो वो कोशिश करते हैं कि वो उसको वो सारी सहूलतें फराहम करें कि जिससे वो बच्चा अपने इस टैलेंट को आगे बढ़ा सके। बड़ी खुशी होती है ये देखकर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आफरीन, बड़ी हैरत होगी कि अपने इस इतने साल के तजर्बे के बाद मैंने ये देखा कि बच्चे जिनके अंदर टैलेंट है किसी ख़ास फील्ड का, आगे चलकर वो उसी से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। मैम, जैसे अब बात करें स्कूल्स की, तो स्कूल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे उनको क्रिएटिविटी क्लास लेते हैं, पीटी क्लास लेते हैं, ऐसे बहुत सारे क्लासेस वो अपने बच्चों के लिए रखते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो पाते हैं। तो इनका कितना अहम किरदार होता है, ये बताइए आप। आफरीन, स्कूल्स का भी बहुत अहम रोल है आजकल इस टैलेंट हंट का कहना चाहिए एक तरह से, सलाहियतों को खोजना, सलाहियतों को उभारना। जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं वो बुलाते हैं प्रोफेशनल्स को अपने यहाँ, हमारे यहाँ भी आते हैं। कुछ लोग मैंने देखा कि प्रोफेशनल्स हैं और टेस्ट लेते हैं, वो एक ख़ास तरह के एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, जो अभी इधर 10-15 साल ही की देन है कि एप्टीट्यूड टेस्ट से वो पता लगा लेते हैं कि इस बच्चे को मैथमेटिक्स में या इंजीनियरिंग में ही जाना चाहिए। वो कैटेगराइज कर लेते हैं। मैं तो अक्सर जाकर टीचर से कहती हूँ कि भाई
अपने बच्चों को कैटेगराइज ज़रूर करो कि ये वाले बच्चे फ्यूचर में ये हो सकते हैं, ये वाले बच्चे ये हो सकते हैं। जगह जगह स्कूल्स में ऐसे बोर्ड्स वगैरह लगवाए गए हैं अच्छे स्कूलों में कि अगर अच्छे बच्चे ने अच्छी पेंटिंग बनाई है तो उसको इनकरेज किया जाए और वो डिस्प्ले होती है उसकी पेंटिंग, और करीब 15 दिन 1 महीना उसकी वो पेंटिंग लगी रहती है, फिर किसी अगले बच्चे को चांस मिलता है। तो एक इस तरह का एक इम्पोर्टेंस दी जा रही है कि नहीं, ये इसके खुदादाद सलाहियत है, हम इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। जी। एक दौर था कि खुदादाद सलाहियतों को बिल्कुल समझ लिया जाता था कि इसमें कोई ख़ास बात नहीं है और बस पढ़ो, लेकिन अब आज के दौर में काफ़ी फ़र्क आ गया है। इतने ज़रिए हो गए हैं बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने के, फेसबुक, ये तो खैर मैं बड़े बच्चों का बता रही हूँ कि काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी कि बच्चे अगर नहीं भी कहीं पब्लिश हो रही हैं उनकी चीज़ें, तो उनकी पोएम्स, उनकी छोटी स्टोरीज़, उनकी और बहुत सी चीज़ें ज़ाहिर होने लगती हैं, वो शेयर कर सकते हैं, वो बता सकते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह इन सबसे कि ये है, इस बच्चे के अंदर ये क्रिएटिविटी है, और वो अपनी उस चीज़ को बहुत लोगों तक पहुंचा भी सकते हैं। तो दौर भी काफ़ी बदल गया है हमारा, हम दूसरे लोगों तक अपनी उन चीज़ों को पहुंचा भी देते हैं, ये उससे भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। ये भी अच्छी बात होती है कि स्कूल में मैगजीन पब्लिश होती हैं जिनमें बच्चों की पोइट्री वगैरह डाल दी जाती है। आफरीन, बहुत अच्छा आपने ये इस तरफ मेरा ध्यान करवाया कि मैगजीन से बहुत फ़र्क पड़ता है। एक मैगजीन जो है वो बच्चों के सलाहियतों का सबसे अच्छा डिस्प्ले होती है, स्कूल की मैगजीन। उसमें जो सबसे अच्छी पेंटिंग्स हैं उनको भी शामिल किया जाता है, जो सबसे अच्छी पोइट्री है उसको शामिल किया जाता है, जो सबसे अच्छी स्टोरीज़ हैं उनको, और अच्छे जोक्स, अच्छी जो सेइंग्स हैं उनकी, जो कुछ भी शॉर्ट उनकी एक्सप्रेशंस हैं, वो सब बच्चों की आ जाती हैं। तो ये एक बहुत बहुत अच्छी चीज़ होती है। इसके अलावा बहुत से बहुत से कॉम्पिटिशन्स भी हम लोग करवा सकते हैं और करवाते हैं, और उसमें ज़रूर ये कहना होगा, टीचर्स के ऊपर भी जिम्मेदारी होती है कि वो पेरेंट्स को भी बताएं, माँ बाप को बताएं कि देखिए आपका बच्चा इस चीज़ में अच्छा है, आप इसको इस वाले टैलेंट को आप ज़रूर कोशिश कीजिए कि इसका टैलेंट। तो ये दोनों ही तरफ से फिर एक जब निशानदही हो जाती है कि बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, तो फिर सब मिलकर अगर वाकई में इंटरेस्ट है बच्चे में, तो काफ़ी फ़र्क इससे पड़ता है बच्चे की शख्सियत को निखारने। बस हुनर पहचानने की देर होती है, उसे उभारने में वक्त नहीं लगता। मैम, आप हमारे प्रोग्राम में आई और आपने हमारे नाज़रीन को इतनी अहम जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके कोई भी सवालात हैं जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यही खत्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।